आज अपन अपना नया प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर अपना है वो है 13वां चैप्टर अपन यहाँ शुरू करेंगे और उसका नाम है बीमा। बीमा अपना एक चैप्टर है। देखो, बीमा नाम आपने बहुत पहले से सुना है। बीमा एक महत्वपूर्ण तत्व भी हम इसको बोल सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको अनुबंध कहा है। बीमा के बारे में आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ सुना है। 1991 में जब भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया था, उससे पहले तक बीमा का क्षेत्र सीमित था। बीमा करने के लिए केवल एक सरकारी एजेंसी, एक संस्था, भारतीय जीवन बीमा निगम, जो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से कार्यरत थी 1991 तक। केवल एक ही ऐसी संस्था थी बीमा के क्षेत्र में काम करने के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसी की उप इकाई भी थी नेशनल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। तो वो सामान्य अन्य प्रकार के जो बीमा थे वो करती थी। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाने के बाद जब निजीकरण को बढ़ावा दिया गया तो बीमा के क्षेत्र में निजी कंपनियां भी शामिल हुई और बीमा का व्यापार, हम इसको कह सकते हैं, तेजी से बढ़ा और बढ़ता जा रहा है। देखिए, आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, सभी अपने भविष्य के खतरों को लेकर निश्चितता चाहते हैं, डरे हुए रहते हैं। हमेशा हमारे चारों ओर इर्द गिर्द जोखिम हमें घेरे रहती है। अनेकों प्रकार की जोखिम से हम सब घिरे हुए हैं। जैसे व्यापारी को व्यापार में घाटा लगने का भय है, दुकानदार है उसको घाटे के साथ साथ जैसे कि मान लीजिए कि चोरी होने का भय है, राजनेता को अपने कुर्सी जाने का डर है, मजदूर को अपने मालिक द्वारा मजदूरी न दिए जाने का डर है। जैसे साझेदारी आप पढ़ते हो तो साझेदारी में साझेदारों को एक भय रहता है कि किसी साझेदार द्वारा धोखा दिए जाने का। इसी प्रकार से नियोक्ता को डर होता है कर्मचारी द्वारा विश्वासघात करने का। तो ऐसे अनेकों प्रकार की जोखिमों से हम सब घिरे हुए हैं। अब जैसे एक उपभोक्ता है, उसे भी ये भय होता है कि ना व्यावसायिक इकाइयां उसे मिलावटी और नकली माल नहीं देते। तो इस प्रकार की बहुत सारी जोखिम से हम सब घिरे हुए हैं और इन जोखिमों से सुरक्षा करने का जो उपाय है वो है बीमा। जोखिमों से सुरक्षा करने का उपाय बीमा है। तो बीमा का जो अर्थ है, सामान्य इसका जो अर्थ है वो बस इतना सही है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा क्या कहा है इसके बारे में। बीमा जोखिमों से सुरक्षा का उपाय है। बीमा जोखिमों से सुरक्षा का उपाय है। अर्थशास्त्रियों ने बीमा को अर्थशास्त्र माना है, आर्थिक गतिविधि माना है। तो जो कानूनी तौर से, जो कानूनी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो बीमा को एक अनुबंध मानते हैं। तो अलग अलग लोग बीमा के बारे में अपनी अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं। तो यहाँ बीमा को समझ लेने के लिए हम इनकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। बीमा की परिभाषाएं, बीमा की जो परिभाषाएं हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर अपने अपने ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। लेकिन हम यहाँ बीमा की परिभाषाओं को समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक आएगी इसकी सामान्य परिभाषाएं, एक वर्ग हो गया सामान्य परिभाषाएं। दूसरा आएगा बीमा की कार्यात्मक परिभाषाएं, तीसरा आएगा अपने अनुबंधात्मक या वैधानिक
अनुबंधात्मक या वैधानिक परिभाषाएं। ये बीमा की परिभाषाओं को अच्छे से समझने के लिए इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न, कि बीमा की परिभाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। एक है सामान्य परिभाषाएं, दूसरा कार्यात्मक, और तीसरा अनुबंधात्मक या वैधानिक परिभाषाएं। आइए हम इन सब का एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहले हम सामान्य परिभाषाओं का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो ये यहाँ तक आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा या कर लीजिएगा आप इसको। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी परिभाषाओं में, और हमारी इसमें जो कैटेगरी है वो पहली है बीमा की सामान्य परिभाषाएं। सामान्य परिभाषाओं को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम जिनका नाम आता है, जिस परिभाषा को आप अच्छे से समझ सकते हो, बहुत सरल शब्दों में इन्होंने परिभाषा दी है, वो है नाम। नाम आपको अच्छे से याद रखना होगा, नाम के अनुसार ही परिभाषा आपको पूछी जा सकती है। सर विलियम बेवरिज, अच्छे से नाम याद रख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा नाम है, सर विलियम बेवरिज। सर विलियम बेवरिज ने बीमा को परिभाषित करते हुए कहा है, सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। सर विलियम बेवरिज ने बीमा को परिभाषित करते हुए बहुत सरल शब्दों में समझाया है, सामूहिक रूप से यानी कि मिलजुल कर, सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। इतने सरल सी परिभाषा दी है, आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हो। इस परिभाषा के अनुसार किसी एक व्यक्ति की जोखिम को, किसी एक व्यक्ति की जोखिम को जिसे वह अकेला वहन नहीं कर सकता, मिलजुल कर उठाने का कार्य बीमा का बताया गया। कि एक व्यक्ति अकेला जोखिम वहन नहीं कर सकता, तो सामूहिक रूप से मिलकर जोखिम उठा लिया, ये बीमा है। तो सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है, सर विलियम बेवरिज। दूसरी इसमें जो परिभाषा हम पढ़ेंगे वो है जॉन मैगी के अनुसार। नाम याद रहने वाला है, आराम से आप नाम याद रख सकते हो। देखिए जॉन मैगी ने बीमा को परिभाषित करते हुए लिखा है, बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर, एक बार फिर से सुनिए, जॉन मैगी ने क्या कहा है, जॉन मैगी ने कहा है, बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकाकी व्यक्तियों की जोखिम को अपने कंधों पर ले लेते हैं। किन्हीं एकाकी व्यक्ति की जोखिम को मिलकर अपने कंधों पर ले लेते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, क्योंकि परिभाषाएं बड़ी भी है इसलिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, सारी की सारी लिखना पॉसिबल नहीं है। आप इसको सुनकर भी लिख सकते हो, मैं धीरे धीरे बोल दूँ। बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकाकी व्यक्तियों की जोखिमों को अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो इस प्रकार आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। तीसरी इसमें परिभाषा दी है, वो विद्वान का नाम है थॉमस। थॉमस के अनुसार देखिएगा, बीमा की परिभाषा बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। इन्होंने बीमा को एक प्रावधान बताया है, एक प्रावधान है बीमा। कैसे इन्होंने स्पष्ट किया है, सुनिएगा। बीमा थॉमस के अनुसार बीमा एक प्रावधान है जो एक विवेकशील व्यक्ति आकस्मिक अथवा अवश्यंभावी घटनाओं, हानियों या दुर्भाग्य के विरुद्ध करता है। एक बार फिर से सुनिएगा,
थॉमस के अनुसार बीमा एक प्रावधान है जो एक विवेकशील व्यक्ति आकस्मिक अथवा अवश्यंभावी, ये शब्द मैं लिख दूं आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए, अवश्यंभावी, जो अवश्यंभावी घटनाएं हैं, मतलब कि घटित हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, इसलिए ये शब्द है। घटनाओं, हानियों या दुर्भाग्य के विरुद्ध करता है। यह जोखिम को बांटने या फैलाने का तरीका है। बीमा एक प्रावधान है जो एक विवेकशील व्यक्ति अथवा सामान्य व्यक्ति आकस्मिक अथवा अवश्यंभावी घटनाओं, हानियों या दुर्भाग्य के विरुद्ध करता है। यह जोखिम को बांटने या फैलाने का तरीका है। तो ये तीन परिभाषाएं हमने बीमा की सामान्य परिभाषाओं के अंतर्गत पढ़ी है। बीमा की सामान्य परिभाषाएं आती है जिनमें तीन विद्वानों ने द्वारा दी गई परिभाषाएं यहाँ है आपके सामने। एक है सर विलियम बेवरीज के अनुसार। सर विलियम बेवरीज ने बीमा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। इस परिभाषा के अनुसार बताया हुआ है कि एक व्यक्ति की जोखिम को जिसे वह अकेला वहन नहीं कर सकता, मिलजुल कर उठाना ही बीमा है। जॉन मैगी ने इस संदर्भ में कहा है, बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकाकी व्यक्ति की जोखिम को अपने कंधों पर ले लेते हैं। और तीसरी परिभाषा थॉमस के अनुसार हमने पढ़ी, बीमा एक प्रावधान है जो एक विवेकशील व्यक्ति आकस्मिक अथवा अवश्यंभावी घटनाओं, हानियों या दुर्भाग्य के विरुद्ध करता है। यह जोखिम को बांटने या फैलाने का तरीका है। देखिए, इन तीनों परिभाषाओं का अगर हम विश्लेषण करें तो एक बात सामने आती है, जैसा आपने 11th में भी पढ़ा होगा, सहकारिता। सहकारिता क्या है? सब एक के लिए, एक सब के लिए। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ बताया हुआ है, सामूहिक रूप से जोखिम उठाना या एकाकी व्यक्ति की जोखिम को सब मिलकर अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो ये सब चीजें इशारा करती है सहकारिता की ओर। तो इन परिभाषाओं का अगर हम विश्लेषण करें तो एक बात स्पष्ट होती है कि बीमा जोखिम को फैलाने का सामाजिक व सहकारी तरीका है। बीमा जोखिम को फैलाने का सामाजिक या सहकारी तरीका है जिसमें एक समान जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति, अब एक समान जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति, इसका अर्थ समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपनी संपत्ति का अग्नि बीमा करवाया, तो ऐसे और भी कोई व्यक्ति जिन्होंने अपनी संपत्ति का अग्नि बीमा करवाया है, तो अग्नि बीमा में हम जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार का बीमा लिया है तो एक समान जोखिम हो गई हो। तो एक समान जोखिम से सुरक्षा करने के लिए एक समान जोखिम से घिरी हुई जोखिम जो है दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था को हस्तांतरित कर देते हैं। क्योंकि मैंने अग्नि बीमा करवाया, मतलब मेरे को एक जोखिम ये थी कि ना अग्नि से नुकसान न हो, इसके लिए मैंने उसके विरुद्ध बीमा करवाया। तो अन्य किसी व्यक्ति ने भी मान लो कि अग्नि बीमा करवाया है, तो हम लोगों ने मिलकर इस जोखिम को एक संस्था को हस्तांतरित कर दिया। अब इसमें हम सब योगदान देंगे प्रीमियम के तौर पर। इसके तौर पे प्रीमियम के तौर पर। और इसमें से अगर किसी को नुकसान होता है तो बीमा कंपनी भुगतान कहीं से करेगी? हम एक समान जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति जिस फंड में अंशदान देते हैं, यानी कि प्रीमियम जमा करवा रहे हैं, उसी कोष से किसी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, मान लो किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाए तो उसकी हानि की पूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार ये सामान्य परिभाषाओं को हमने जाना सर विलियम बेवरीज, जॉन मैगी और थॉमस के अनुसार। आगे हम परिभाषाओं में जो अपना दूसरा ग्रुप है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बीमा की कार्यात्मक परिभाषाओं को हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहली इसमें आ रही है, वो है
विश्वकोश, ब्रिटानिका विश्वकोश के अनुसार, ब्रिटानिका विश्वकोश में बताया गया है बीमा एक सामाजिक तरीका है। बीमा को क्या बताया गया है? एक सामाजिक तरीका। बीमा एक सामाजिक तरीका है। कैसा तरीका है? सामाजिक तरीका है। अब सामाजिक तरीका का मतलब हम देखो आगे बताएंगे आपको। जैसे हम समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सुख दुख बांटते हैं तो वो सामाजिक तरीका है। तो बीमा एक सामाजिक तरीका है जिसमें या जिसके द्वारा व्यक्तियों का एक बड़ा समूह, व्यक्तियों का एक बड़ा समूह होगा तभी तो समाज होगा। तो एक बड़ा समूह है, समान अंशदान अपने हिस्से का दान, अंशदान की व्यवस्था, समान अंशदान की व्यवस्था द्वारा समूह के सभी व्यक्तियों, समूह के सभी व्यक्तियों की कुछ सामान्य मापने योग्य, जिनको मापा जा सके, कुछ सामान्य मापने योग्य जोखिम या आर्थिक हानि, मापने योग्य आर्थिक हानि को कम या दूर करता है। अब सुनिए, इसको समझिएगा। ब्रिटानिका विश्वकोश में कार्यात्मक रूप में इसको परिभाषित करके लिखा है, मतलब कि बीमा का कार्य क्या है इस आधार पे बताया है। तो इन्होंने इस शब्दकोश में बताया गया विश्वकोश में कि बीमा एक सामाजिक तरीका है। और कैसा सामाजिक तरीका? जिसके द्वारा व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है, समान अंशदान की व्यवस्था द्वारा समूह के सभी व्यक्तियों की कुछ सामान्य और मापने योग्य आर्थिक हानि को कम या दूर करता है। तो ये ब्रिटानिका विश्वकोश की द्वारा दी गई परिभाषा के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो परिभाषा है वो 2 नंबर की हम पढ़ेंगे। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस मुंबई, फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई के अनुसार देखिए इन्होंने किस तरह से बीमा को परिभाषित किया है। बड़ी है इसलिए मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मुंबई के अनुसार, जो फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट है मुंबई का, उसके अनुसार बीमा वह विधि है जिसके अनुसार या जिसमें एक समान प्रकार की जोखिम से घिरे व्यक्ति, एक समान प्रकार की जोखिम से घिरे व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मैंने जीवन बीमा करवाया है और अन्य किसी व्यक्ति ने भी जीवन बीमा करवाया है,
तो जीवन बीमा एक समान जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति अंशदान कर रहे हैं, तो वही इसमें बताया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई के अनुसार बीमा वह विधि है जिसमें एक समान प्रकार की जोखिम से घिरे व्यक्ति एक सामान्य कोष में अंशदान करते हैं, जिसमें से कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों की दुर्घटनाओं में हुई हानि को पूरा किया जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई के अनुसार बीमा वह विधि है जिसमें एक समान प्रकार की जोखिम से घिरे व्यक्ति एक सामान्य कोष में अंशदान करते हैं, जिनमें से कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों की दुर्घटनाओं में हुई हानियों को पूरा किया जाता है। इसी प्रकार अपनी कार्यात्मक परिभाषा हमने पढ़ी, इसमें दो पढ़ी, ब्रिटानिका विश्वकोश के अनुसार और एक फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई के अनुसार। जी, इन परिभाषाओं का हम अगर अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि बीमा एक सामाजिक उपाय है जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में लोग एक संगठन के अंतर्गत कुछ जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिए अंशदान यानी कि प्रीमियम देकर कुछ कोष का निर्माण करते हैं तथा उस कोष में से सदस्यों की जोखिम से होने वाली सामान्य मापने योग्य आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे बीमा की जो तीसरी प्रकार की परिभाषा है, अनुबंधात्मक ऑब्लिक, इनको वैधानिक परिभाषा भी कहा गया है। आपको वैधानिक परिभाषा के नाम से भी पूछा जा सकता है या अनुबंधात्मक के नाम से, दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा जी। अनुबंधात्मक या वैधानिक परिभाषा है। इसमें जो पहला नाम आ रहा है वो है न्यायमूर्ति। अब न्यायमूर्ति कौन होते हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है शायद। टिंडाल, न्यायमूर्ति टिंडाल के अनुसार वैधानिक रूप से वो परिभाषित कर रहे हैं बीमा को और बता रहे हैं कि बीमा एक अनुबंध है। न्यायमूर्ति टिंडाल ने बीमा को एक अनुबंध बताया है। अनुबंध क्या होता है, हम इसका एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। दो व्यक्तियों के मध्य अगर किसी कार्य को लेकर कानूनी अगर कोई है ना दायित्व उत्पन्न किए जाते हैं तो वो अनुबंध होता है। तो हम इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे बाद में। तो बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित कौन होता है। बीमित, जैसे मान लो मैं अपना कोई संपत्ति का बीमा करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ बीमित हूँ, समझ गए। यहाँ एक शब्द है, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं वो शब्द कुछ लिख दूँ ताकि आप उनको समझ सको। बीमित कौन होता है, बीमा करवाने वाला व्यक्ति जो अपने जीवन का या अपनी किसी संपत्ति का बीमा करवाता है वह होता है बीमित। और एक शब्द यहाँ पे आएगा बीमाकर्ता। बीमाकर्ता कौन होता है, बीमा करने वाली एजेंसी, कंपनी, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम बीमा करता है और मैं अपने जीवन का बीमा करा रहा हूँ तो मैं हो गया बीमित और बीमाकर्ता हो गई बीमा कंपनी। अब इस परिभाषा को आप सुनिएगा, आपके समझ में आएगी। बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को, जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को यानी कि जो बीमा करवा रहा है वो बीमा कंपनी को, तो बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि जो कि प्रीमियम होती है, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में देता है। देखो, बीमा कंपनी जोखिम उठा रही है, अगर कोई घटना घटित हो गई तो उसकी जो क्षति होगी उसकी पूर्ति बीमा कंपनी करेगी। उस जोखिम को उठाने के एवज में एक बीमित द्वारा बीमा कंपनी को जो धनराशि दी जा रही है निश्चित, तो ऐसा अनुबंध बीमा कहलाता है। न्यायमूर्ति टिंडाल ने बहुत सरल शब्दों में इसको स्पष्ट कीजिए, ये है, आप फिर से इसको सुनिएगा। बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल के
बदले या प्रतिफल में देता है। तो ये पहली परिभाषा न्यायमूर्ति टिंडाल के अनुसार वैधानिक परिभाषाओं में या अनुबंधात्मक परिभाषाओं में। दूसरी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो आएगी रिगल एवं मिलर। रिगल एवं मिलर के शब्दों में देखिएगा इन्होंने किस तरह से इसको परिभाषित किया है और बताया है। वैधानिक दृष्टि से यह एक अनुबंध है। अनुबंधात्मक परिभाषा में पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें अनुबंध का नाम आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। ध्यान से सुनिए, वैधानिक दृष्टि से यह एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमादाता, नया शब्द आ गया। अब यहाँ बीमादाता बीमा कंपनी होगी, ये जो बीमा करता है इसी को हम बीमादाता भी बोल सकते हैं। बीमादाता, ये बीमादाता है। तो ध्यान से सुनिए, वैधानिक दृष्टि से यह एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमादाता बीमित को समझौते के तहत, उनके मध्य जो समझौता हुआ है उसके तहत, समझौते के तहत होने वाली वित्तीय हानि को पूरा करने का ठहराव करता है या वचन देता है। तो यहाँ ठहराव करता है ही लिखना है आपको, परिभाषा में यही है। तो ठहराव करना मतलब वचन देना ही हो गया एक प्रकार से। ठहराव करता है और बीमित इसके लिए प्रीमियम चुकाने को सहमत होता है, और इसके लिए बीमित प्रीमियम चुकाने को सहमत होता है। जी, ये दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा हम इसमें पढ़ेंगे, वो है पैटरसन के अनुसार। पैटरसन के अनुसार परिभाषा देखिए, बीमा को इन्होंने भी एक अनुबंधी बताया है। अनुबंधात्मक परिभाषाओं की सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आपको इसको अच्छे से याद करने का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। अनुबंध सभी ने बताया है, तो पैटरसन ने भी बताया बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार प्रतिफल, जिसे प्रीमियम कहते हैं, के बदले दूसरे पक्षकार को, अब एक पक्षकार इन दोनों में से कोई सा हो सकता है और दूसरा पक्षकार इन दोनों में से कोई सा होगा, आप समझिए, इसको अच्छे से समझ में आएगा। सुनिए, बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार प्रतिफल, जिसे प्रीमियम कहते हैं, के बदले किसी दूसरे पक्षकार की जोखिम को अपने ऊपर ले लेता है तथा किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर उसके नामित व्यक्ति को एक निश्चित जो राशि है वो निश्चित अवधि के लिए भुगतान करने का वचन देता है। तो यहाँ पर दो पक्षकार बताएं, एक पक्षकार बीमा करता है, एक पक्षकार निश्चित प्रीमियम या प्रतिफल के बदले दूसरे पक्षकार को यानी कि बीमित को निश्चित घटना के घटित होने पर, और वो भी निश्चित अवधि में घटित होने पर, उसे या उसके नामांकित नॉमिनी जो होता है, अगर वो खुद है तो उसको, या फिर उसके नामित, उसने किसी को अगर नामांकित किया है, व्यक्ति को एक निश्चित या निश्चय की हुई धनराशि निश्चित अवधि के लिए भुगतान करने का वचन देता है। तो ये तीन परिभाषाएं हमने अनुबंधात्मक या वैधानिक परिभाषाओं में पढ़ी, न्यायमूर्ति टिंडाल, रिगल एवं मिलर और पैटरसन के शब्दों।